में हमको प्रूव करना था आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ये करना था। अब आप इसमें देखिएगा कि जो आई माइनस ए था वो हमने कर लिया था। ए क्या था इसमें? ए था 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2। आई इज 1 0 0 1। ए हमको दिया है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और प्लस का टेन अल्फा बाई 2 और 0। ये आई हो गया, ये ए हो गया। तो आई माइनस ए जब हमने किया था तो बेटा आई माइनस ए ये आ गया था 1 माइनस 0 मतलब 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई 2 मतलब प्लस का टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 मतलब माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 0 मतलब प्लस का 1। तो ये आई माइनस ए हो गया। उसके बाद देखिए इस आई माइनस ए में मुझे ये मल्टीप्लाई करना था। तो नेक्स्ट हमने ये करा था कि आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। ठीक, मल्टीप्लाई करा तो 1 टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस का 1 और इधर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। थोड़ा सा ये लग सकता है कि हाँ हम दोबारा ही वही वाला पोर्शन कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम करा था, लेकिन एक बार रिकॉल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा ढंग से। देखिए फिर इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहे थे कि पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, वो भी बिल्कुल सर्कल से रहेगा। ठीक है, तुमने भी मैट्रिक्स का अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो अभी जरा ऊपर से निकलेगा, कोई टेंशन नहीं है, करवाऊंगा रिवाइज। तो पहली रो और पहला कॉलम तो 1 इंटू कॉस अल्फा फिर टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। जितना भी बचेगा पूरा त्रिकोण तो क्या इस क्वेश्चन में या पूरी मैट्रिसेस में? पूरी मैट्रिक्स नहीं, इस क्वेश्चन में ट्रिगो है, पूरी मैट्रिसेस में इतना ज़्यादा नहीं है। वही कोई क्वेश्चन मेरी हालत नहीं, हालत करवा दूंगा मैं, ठीक, चिंता मत करो। चलिए जी, पहले मैंने करा पहली रो और पहला कॉलम तो 1 इंटू कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा हो गया कॉस अल्फा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे पहली रो और दूसरा कॉलम तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ये हो गया। अच्छा जी, ये करने के बाद में फिर देखिएगा दूसरी रो पहला कॉलम तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, दूसरी रो पहला कॉलम तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 1 इंटू साइन अल्फा क्या हो गया प्लस का साइन अल्फा, फिर दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, ये हो गया प्लस का टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा यानी कि कॉस अल्फा। ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ना सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट्स निकालने थे। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या था, मैं इस वाले को क्या बोलता हूँ A11। ठीक, A11 हमने निकाल लिया था शायद, A11 निकाल लिया था। उसके बाद निकालेंगे A12। ठीक, अच्छा वो निकालने से बाद अरे यार चश्मा वश्मा लग गया, पढ़ने वाला है या वैसा ही? कुछ भी अच्छा बैठो।
तो अभी तुम्हारे भी सर पर से जाएगा ये वाला थोड़ा पोर्शन, ठीक है। चलिए जी, तो मैं ये वाला निकालूंगा। अब फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा के लिए फॉर्मूला हमने यूज़ करा था बेटा, वो डबल एंगल वाला जो tan वाला होता है, तो 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह से जो cos अल्फा है, cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। शीट में देख लेना, ये फॉर्मूले बिल्कुल लास्ट में दे रखे हैं। फॉर्मूले तो भेज दिए थे ना लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, हाँ अरे तो आ जाएंगे, तुम ग्रुप में तो आओ पहले। मैंने तो फ़ोन करा था इसीलिए। अरे तो मेरी क्लास चल रही थी उस टाइम, इस वजह से मैंने कहा, फिर मैं भूल गया। चलिए, ये साइन अल्फा हो गया, कॉस अल्फा हो गया। इसके बाद देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे कि ये वाला मैंने निकाल लिया था, अब मैं इसकी बात करूंगा a12 की। तो a12 देखिएगा, a12 में ये जो साइन अल्फा है इसकी जगह ये डालिए, तो माइनस साइन के साथ में है, तो माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का बेटा ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे सीधा सीधा। ये क्या हो गया, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 इंटू 1, यानी कि प्लस का tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ तक क्लियर? अरे क्यूब, सही सही सही, क्यूब है क्यूब। ये tan अल्फा बाई 2 इंटू 1, तो ये तो tan अल्फा बाई 2 हो गया, और हो गया tan क्यूब अल्फा बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और प्लस tan अल्फा बाई 2 क्या बन जाएगा, ये मिटा रहा हूँ इधर से, एक तरह से tan अल्फा बाई 2, ये क्या हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस 2x हो गया। माइनस 2x प्लस 1x क्या होता है, माइनस एक्स, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप समझ गए होंगे क्या कॉमन लेना है न्यूमरेटर में, क्या लेना है, माइनस tan अल्फा बाई 2, ठीक है। माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ही पहले से, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस का tan अल्फा बाई 2, ठीक है। और हमारा जो ये वाला टर्म था ये वही था, LHS में माइनस tan अल्फा बाई 2 ही था। अभी क्लियर, बता दो ऑनलाइन बताइए, वही भूमि अवंतिका क्लियर है, यस सर। समझ गए? चलिए ठीक है, खाली। उसके बाद देखो ये वाला, यानी कि A21, A21 में क्या है, माइनस tan अल्फा बाई 2, और मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका कॉस अल्फा का, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस साइन अल्फा, तो प्लस साइन अल्फा 2 tan अल्फा बाई 2
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, माइनस tan अल्फा बाई 2 को 1 में मल्टीप्लाई करो, ये आ गया माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan अल्फा बाई 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो प्लस का tan क्यूब अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 tan अल्फा बाई 2 और बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस का tan अल्फा बाई 2 और प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो गया, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का? भाई माइनस tan अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2 को एक तरह से x की तरह ट्रीट करो तो 2x माइनस x क्या हो गया x, और x मतलब ये tan अल्फा बाई 2। अब tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो tan अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा A21 बन गया। A22 करवाऊँ, A22 तो अब कर लेंगे, हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए जी, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में 19 देखिएगा। 19 में ये बोल रहे हैं अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। एक ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट फंड क्या है कि जैसे ये जनरली ये जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं तो उसमें उस फंड में आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब वो सोचेंगे कि जिसमें रिटर्न ज़्यादा आ रहा है उस हिसाब से वो क्या करेंगे, वो 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे, 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा कि 30,000 में से हो सकता है 10,000 रुपये तो एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए और बाकी के 20,000 रुपये किसी दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। तो उन्होंने ये देखा कि किससे मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, इस तरह से। तो क्वेश्चन में इसको, इस क्वेश्चन का मैट्रिक्स में क्या काम है ये देखते हैं अभी। ये मिटा दूंगा, सारा हो जाएगा। हाँ, देखिएगा। A trust fund has ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 for B part ₹2,000. तो आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 है। हमने ये कहा लेट ₹30,000 बी invested in 2 bonds as बॉन्ड ए में आपने इन्वेस्ट कर दिया ₹X, तो बॉन्ड बी में आप कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे 30,000 माइनस X। आपके पास टोटल 30,000 रुपये हैं, उसमें से X रुपीज़ तो आपने बॉन्ड ए में इन्वेस्ट कर दिया, तो अब आपके पास जो बचा है पैसा, उस बचे हुए पैसे को आप बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करेंगे, तो बॉन्ड बी में 30,000 माइनस X आप इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये रुपया तो मैंने बॉन्ड ए में लगा दिया, बॉन्ड ए मुझे 1 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है 5%, और जो बॉन्ड बी है
वो मुझे एक साल में 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। 5% इंटरेस्ट और 7% इंटरेस्ट को हम ये कहेंगे कि टोटल इंटरेस्ट, अब ए पार्ट लिख लेना है यहाँ पर, ए पार्ट टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1800। ये पार्ट में वो बोल रहे हैं इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800। वो पूछ रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके आपको ये बताना है कि किस तरीके से दोनों को अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा जाए, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि भाई टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। 5% of x plus 7% of 30,000 minus x is equal to ₹1800 is equal to ₹1800। भाई कायदा जो है, अगर मैं कोई किसी इक्वेशन वाले मेथड से करूँ तो यही कायदा है ना कि 5% तो मुझे x पर मिल रहा है ना, और 7% मुझे बचे हुए पैसे पर मिल रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1800 हो गया, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये जो 1800 है, 1800 ना एक अमाउंट है, 1800 एक अमाउंट है। तो जब कोई सिंगल अमाउंट होती है तो हम उसको 1/1 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/1 मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा, और 1/1 के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। कैसे भाई, अगर ये मैट्रिक्स है A B C D, तो ये मैट्रिक्स 2/2 है। कैसे, क्योंकि 1 2 दो रो, 1 2 दो कॉलम, तो 2/2 मतलब 4, तो 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो 4 एलिमेंट्स मतलब 2/2। एक एलिमेंट के लिए एक ही ऑप्शन है मेरे पास, 1/1 की मैट्रिक्स, ठीक। अब 1/1 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, सर दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो 7% ऑफ x और 5% ऑफ 30,000 माइनस x। क्या होता है, हाँ, तो सर 1/2 की भी तो मैट्रिक्स बन सकती है। हाँ मुझे एक मिनट रुको जरा, 5% और 7% ऐसे ही करके देख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, अभी ट्राई करते हैं। 5% इधर लिख दिया और 7% इधर लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स हो गई बेटा 1/2 की, 1/2 की हो गई मैट्रिक्स। अच्छा, तो दूसरी मैट्रिक्स को जानबूझकर 2/1 की बना दो। यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो 30,000 माइनस एक्स। ये मैट्रिक्स 1/2 की बनी, तो ये मैट्रिक्स किसकी बन गई, 2/1 की, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, अभी समझा रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये 1/2 की मैट्रिक्स पहले ये बताइए, 5% 7% मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो चलेगा, है ना। ऐसे ही ये x और 30,000 माइनस एक्स करा, देखो क्या है कि लिखना तो ऐसे ही, ये तो समझ में आ गई होगी ये जो इक्वेशन बनाई है, क्योंकि बचपन से इक्वेशन ही करते आ रहे हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे हैं यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो वो कान को सीधा पकड़ने की बजाय उल्टा पकड़ना है बस। कैसे, आप ये कहोगे कि भाई मैंने जो है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये मैट्रिक्स है जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे तो आता ही नहीं था कुछ, तो आपको बस ये शो करना है वहाँ पर, समझ गए। ये 1/2 है, 1/2 का मतलब एक रो और दो कॉलम, एक रो और दो कॉलम, और ये 2/1 मतलब दो रो और एक कॉलम। अब इसमें पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, 1/1 की मैट्रिक्स आएगी। और उस 1/1 की मैट्रिक्स में ना ये लिखो आप, दिखाई दे रहा है इधर 1800 एक ही एलिमेंट है, तो आप कहेंगे यही रो है, यही कॉलम है, यही सब कुछ है, समझ गए। तो आपने क्या करा, इसको स्प्लिट करके लिख दिया। अब जो आप कह रहे थे, इस काम को ऐसे भी करा जा सकता है, ये जो 5% और 7% लिखा है यहाँ पर आप x और 30,000 माइनस एक्स लिख दो, और इधर 5% और 7% लिख दो, ठीक है ना। तो ऐसे भी करा जा सकता है, समझ गए। तो कुल मिलाकर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक ही रो है, एक रो, और ये क्या है, ये एक ही कॉलम है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5% मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट के साथ, और बीच में क्या आता है, प्लस का साइन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है।
समझ गए? तो कुल मिलाकर क्या है कि ये काम आपको करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आप ये कहें कि देखो जी मैट्रिक्स में इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद मेरे को जो आंसर निकालना है वो निकालना है इक्वेशन की हेल्प से ही है, वो इसकी हेल्प से ही निकालना है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, दोनों सभी को, दोनों को क्लियर है? Yes, sir. भूमि बताओ क्लियर है? अरे इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। डिमोटिवेट हो गई लड़की, डिमोटिवेट हो गए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ऑफलाइन आया करो तुम, ठीक है? वो मुझे पता है, वो ट्रिग्नोमेट्री आते हैं ना, वो आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, तो टेंशन मत लो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री हर बच्चा कर ले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रट ले अच्छी तरीके से। डिफरेंशिएशन में नहीं तो बहुत परेशानी होने वाली है, ठीक है? फिर बार बार ये लगेगा कि यार 12th में आ गया, आप कैसे छोड़ूँ मैथ्स, फिर ये दिक्कत हो जाएगी इससे, ठीक है ना? फिर ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए तो अब इसको करते हैं। 5% ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? 5% ऑफ एक्स मतलब कुल मिलाकर वापस इधर ही आ रहा है। 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800, ठीक है? इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 7/100 मल्टीप्लाइड बाई 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। तो 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। 5x प्लस 7 3 जा 21, 21 के आगे 1 2 3 4 0 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। ये 100 इधर चला जाएगा तो 5x माइनस 7x क्या हो जाएगा? माइनस का 2x। 18 के आगे 4 0 माइनस 2x माइनस 21। 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 3। कितना हो गया? 30,000, हाँ 30,000 माइनस से माइनस कर दिया, तो ए पार्ट में ये है कि हमको 15,000 रुपये लगाने हैं बॉन्ड ए में, और बॉन्ड बी जो है उसमें 30,000 माइनस एक्स यानी कि 15,000 रुपये ही आपको बॉन्ड बी में लगाने हैं, ठीक है? तो बॉन्ड ए और बॉन्ड बी दोनों का इन्वेस्टमेंट आपका प्लान जो है वो ये आ गया। उसके बाद क्या है कि जो बी पार्ट है, बी पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस वो कह रहे हैं कि बी पार्ट में वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को 1,800 रुपये का टोटल रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे 2,000 रुपये का रिटर्न चाहिए। तो 2,000 रुपये के रिटर्न के लिए फिर आप क्या करेंगे? 5% ऑफ एक्स 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2,000। सिर्फ ये अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो x की और 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। बी पार्ट कर लेंगे अपने आप, ठीक है? कर ही लेना सब कुछ में, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, कर लेना, ये नहीं कि ऐसे ही आ जाओ वापस। हाँ जी, तो जैसे हमने मैट्रिक्स बनाया तो मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व किया, इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा। ये इक्वेशन की तरह ही होगा सॉल्व। कायदे से क्या है ना, मुझे ये इक्वेशन लिखनी ही नहीं चाहिए थी, पहले मुझे यही लिखना चाहिए था। वो आपको समझाने के लिए पहले मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है? तो हमने कहा कि इसको इस तरह से स्प्लिट करके आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर को ये देखना है कि आपने मैट्रिक्स बनाई कि नहीं बनाई, बाकी क्वेश्चन तो आसान है,
बाकी क्वेश्चन तो आसान है कि भाई एक बॉन्ड में इतना पैसा मिल रहा है, दूसरे में इतना पैसा मिल रहा है, तो दोनों में कितना कितना लगाया, तो वो तो आसान है। आपको बस ये दिखाना है कि मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह से भी इसको कर सकता हूँ। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है ना, यहाँ तक के तो सारे हो गए, कोई बचा तो नहीं है क्वेश्चन? हो गए ना सब? क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। एनसीईआरटी नहीं है बिहार में? ठीक। पता है कुछ, मैंने सुना भी है कि कुछ शॉर्टेज चल रही है शायद एनसीईआरटी में। पता करना मेरे को कुछ सभी का पूरा सेट ही नहीं मिल रहा मार्केट में, कुछ है शॉर्टेज। पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 में है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन समझते हैं ना, दर्जन, 12 का बुक, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling prices are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. समझ आप ये भी जाएंगे सीधा। आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितना है? 10 डजन। तो 10 डजन मतलब 10 × 12 लिख रहा हूँ। कितना हो गया? 120। ठीक है, 120। क्योंकि आगे जो इन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखे हैं ना, सेलिंग प्राइस डजन के हिसाब से पर डजन नहीं दे रखे, पर बुक दे रखा है, ईच बुक का दे रखा है। तो इसलिए आप निकाल लीजिए कि कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, वो करने के बाद फिर हम ये करेंगे नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स। फिजिक्स की कितनी है? 8 डजन, 8 × 12 यानी कि 96। फिर पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स बुक्स। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है? ये भी 10 डजन है। तो 10 × 12 120। अब क्या है कि इनकी ना सबकी मेरे को एक बुक की कॉस्ट पता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये केमिस्ट्री बुक एक जो है वो कितने की है? 80 रुपये की है। तो 80 × 120 कर दीजिए। जो फिजिक्स की बुक है वो कितनी है? 60 रुपीज़ की है। 60 × 96 कर दीजिए। और इकोनॉमिक्स की बुक कितनी की है? वो आपकी एक बुक 40 रुपीज़ की है। तो 40 × 120 कर दो, और तीनों का टोटल आपको निकालना है। वही पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, तो जब तीनों का टोटल निकालेंगे कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, तो वो तो एक क्वांटिटी आएगी ना, एक वैल्यू आएगी कि भाई मैंने ना 10,000 रुपये की बुक्स बेच दी। ठीक है, तो वो मेरे पास एक क्वांटिटी है, तो वो एक क्वांटिटी इज लाइक दिस 1 by 1 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अगर ये इक्वेशन शुरुआत में नहीं बनाना चाहते तो आप पहले 1 by 1 मैट्रिक्स बना दो। 1 by 1 मैट्रिक्स ऐसे लिखें, लेट द टोटल अमाउंट received by the bookseller let the total amount received by the bookseller be represented by मैट्रिक्स A, be represented by मैट्रिक्स A। तो इसको लिख देंगे मैट्रिक्स A, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दो आप 1 by 1 चाहिए ना, तो पहला तो मैट्रिक्स बना लो 1 by 3 की, और दूसरी मैट्रिक्स बना लो 3 by 1 की। यहाँ क्या करा था, यहाँ पर 1 by 1 चाहिए था, तो पहली मैट्रिक्स बना ली 1 by 2 की, दूसरी बना ली 2 by 1 की, क्योंकि पहली का कॉलम और दूसरी का रो ये सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 by 1 की चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए और ये लास्ट वाला 1 होना चाहिए। तो 1 by 3 × 3 by 1 ये कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, 1 by 3 का मतलब एक कॉलम हो बस,
तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स लिख लो इधर 120, 96, 120, 120, 96, 120, ये हो गया बेटा 1 गलत कर दिया मैंने। नहीं सर 3/1 लिखकर वो वैसे बन जाएगा ना 1/3। ना 3/1 नहीं बेटा, पहले 1/3 बनानी है। 3 रो हो गई इसमें 3 रो हो गई, 1 रो बनानी है। तो 120, 96 और 120, तो 1 रो और 1, 2, 3 कॉलम, तो ये बन गई 1/3 और मल्टीप्लाइड बाई 3/1। 3/1 में आप क्या करेंगे, पर बुक क्या क्या कॉस्ट है। तो केमिस्ट्री की एक बुक 80 रुपये की, फिर 60 की, फिर 40 की, तो 80, 60, 40। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 रो और 1 कॉलम, 3/1। तो पहली का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये आपका मैट्रिक्स कितना आ गया, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, 12 8 ज़ा 96, आगे लगा दो 2 0, 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 54 और 3 57, 5 7 6, एक लगाओ 0, 12 4 ज़ा 48, 2 0 लगाइए, 0 6 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21, 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20। ये आपका आ गया ₹20,160। समझ गए? चलिए जी, उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ही समझने वाले हैं। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। इसका आइडिया है थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का है, ये आ रहा है कि समझ में? अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, इसमें क्या दिया है इन्होंने बोला एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों के लिए यही डेटा दे रखा है इन्होंने। एक मैट्रिक्स है x, इसका ऑर्डर क्या है, यही लिख रहा हूँ इसके नीचे। x का ऑर्डर है 2/n। फिर एक दूसरी मैट्रिक्स है y,
बल्कि एक काम करिए, इसको ऐसे लिखने की बजाय ना ऐसे लिखो। बना ही सकते हैं। मुझे डर है तो नहीं रजिस्टर उठा के साफ ना करने दो। एक्स इज इक्वल टू क्या बोल रहे थे मंच? कि रो तो बना ही सकते हैं क्योंकि तो दे रहा है। कुछ मत बनाओ, आप बस ऐसे ही लिखो एक्स इज इक्वल टू करके हम ना मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए। तो ये दे रखी है 2/n, 2/n पहला x का ऑर्डर है 2/n, फिर y का है 3/k। y जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/k। उसके बाद जो z है उसका ऑर्डर है 2/p, z का ऑर्डर है 2/p, 2 क्रॉस p। w का ऑर्डर है n/3, n/3, और w के बाद p का ऑर्डर है p/k। कैपिटल P मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p/k। ये हमको 5 मैट्रिक्स दे रखी हैं अलग अलग। उसके बाद देखिएगा फिर ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहे हैं द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py एंड wy विल बी डिफाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 21 में py प्लस wy विल बी डिफाइंड। अब इसमें इन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो पहले py की बात करते हैं। तो पी वाई के लिए आप क्या करिए, एक ब्रैकेट इधर लगाओ, एक ब्रैकेट इधर लगाओ, और पी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर लिख दो p/k मल्टीप्लाई बाई वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दीजिए बेटा ऐसे ही आप खाली एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर। ये आपका वाई मैट्रिक्स हो गया, तो वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/k। तो ये मेरे पास क्या हो गया p इंटू वाई, ये समझ में आ गया है ना। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या मुझे मतलब नहीं है, उनसे छोड़ो, कुछ नहीं करना। प्लस WY, तो W जो है इसमें आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और W का ऑर्डर लिख दिया बेटा n/3। W के बाद Y क्या है, फिर से आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 3/k। ठीक है। भाई के ये हो गया, दिखाई दे रहा है? दोनों बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 21 में द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p। n, k और p पर क्या रेस्ट्रिक्शन आप लगाएंगे? तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बेटा इसका कॉलम और इसका रो सेम आना चाहिए। फॉर py टू एग्जिस्ट, py कब एग्जिस्ट करेगा? py कब एग्जिस्ट करेगा यानी कि p इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन कब होगा? जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो जाए, यानी कि k शुड बी इक्वल टू 3, शुड बी नहीं मस्ट बी इक्वल टू के k जो है वो 3k ही इक्वल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। उसके बाद अब क्या है कि py में wy कब आएगा? अच्छा py का ऑर्डर क्या हो गया फिर p क्रॉस k। ठीक है, तो py का ऑर्डर क्या बन गया? p क्रॉस k, जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसका ऑर्डर बन गया p/k। तो वो wy में कब ऐड हो पाएगा? जब wy का ऑर्डर भी p/k आ जाए, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, तभी पॉसिबल हो पाता है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इस वाली मैट्रिक्स का कॉलम और इस वाली मैट्रिक्स का रो सेम है, तो इसका मतलब ऑर्डर मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम ये कहेंगे कि फॉर py टू एग्जिस्ट k इज इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ py का ऑर्डर क्या बन गया बेटा? p क्रॉस k, स्मॉल p क्रॉस k, ये py का ऑर्डर बन गया। ऑर्डर ऑफ क्या था ये? wy का ऑर्डर क्या हो गया? n क्रॉस k, बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, दो मैट्रिसेस को जब मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई py, एक मैट्रिक्स आ गई wy, ये दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो सकती हैं
जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, इसका मतलब P क्रॉस K और N क्रॉस K इक्वल कब होगा? जब P और N आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा matrices can only be added if their orders are equal. ठीक है, therefore order of Py must be equal to order of Wy. Py का ऑर्डर P क्रॉस K और Wy का ऑर्डर N क्रॉस K. It implies that P is equal to N. तो बेटा दो कंडीशन है, एक तो K तो 3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है पहली चीज, और दूसरा P जो है वो N के इक्वल होना चाहिए. तो अब जरा ऑप्शंस देखिए. ऑप्शन ए K is equal to 3, P is equal to N. जो ऑप्शन ए दे रखा है वही ठीक है. K is equal to 3 and P is equal to N. यही करेक्ट है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे. 22 में इन्होंने क्या बोला? में ये बोल रहे हैं इफ n is equal to P, ये जो स्मॉल n है ये P के इक्वल हो गया. ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x minus 5z. 7x minus 5z. अगर इस मैट्रिक्स की बात करी जाए तो बेटा 7 एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाई x लिख दीजिए. x मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर उसके बाद लिखो 2 क्रॉस n, 2 बाई n माइनस 5. फिर z क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर क्या लिखिए? 2 बाई p, 2 बाई p. समझ गए? तो अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो है ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, इनमें मल्टीप्लिकेशन वाला कोई चक्कर नहीं है, इनमें सब्ट्रैक्शन है. सब्ट्रैक्शन या एडिशन तब हो पाता है जब दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो. तो हम ये कहेंगे हाँ, टू सब्ट्रैक्ट a matrix, to subtract a matrix from another matrix their orders must be equal. याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इक्वल हो वो ज़रूरी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में हमको सिर्फ ये देखना होता है पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो वो सेम होना चाहिए. एडिशन सब्ट्रैक्शन में एग्जैक्टली सेम ऑर्डर होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये जो 2 क्रॉस n और 2 बाई p है, 2 क्रॉस p है या 2 बाई p है, तो दोनों सेम होने चाहिए. तो 2 क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस p, और ये दोनों इक्वल है ही. क्यों इक्वल है? क्योंकि आप ये देखिए कि ये 2 के इक्वल है और n p के इक्वल है, गिवन है. ठीक है, अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? या तो 2 क्रॉस n लिख दो या 2 क्रॉस p लिख दो. तो ऑप्शन बी, ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है. सर आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? एक मिनट दोबारा बोलो. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी. आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी. आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी कांस्टेंट है. बाई n 2 बाई p, ये दोनों इक्वल होंगे. तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स will be 2 by n और 2 by p, या तो 2 by n या 2 by p, यही ऑर्डर होगा. तो आप इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं 2 by p तो देना ही रखा,
ऑप्शन बी दे रखा है 2/n, तो 2/n बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी 2/n, समझ गए? यही करेक्ट है। सभी को क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए तो नोट करें, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज जो है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह है। जैसे सेट का कॉम्प्लीमेंट होता था, ऐसे ही इसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, चाहे वो स्क्वायर हो या कैसी भी मैट्रिक्स हो, रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो, ठीक है? रो का कॉलम बना दो और कॉलम का रो बना दो। कैसे? आप ये देखिएगा, लिखिए इसमें द ट्रांसपोज of a matrix, the transpose of a matrix can simply be obtained by interchanging the rows with columns। रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए बी सी डी, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो आपसे ये कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज को ना दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं इसको कैपिटल ए की पावर डी, या सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश। तो आपको क्या करना है, आप ना रो का कॉलम बना दीजिए, बस कॉलम का रो अपने आप बन जाएगा, ठीक है? रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो अपने आप बन जाएगा। कैसे भाई? ये पहली रो है ए बी, मतलब ए बी इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली लिख दो, बस ये करना है। आपने क्या करना है, ये जो ए बी हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है इसको वर्टिकली लिख देना है। ये ऐसे हो गया, मतलब पहली रो को आपने पहला कॉलम बना दिया, तो भाई फिर दूसरी रो को भी दूसरा कॉलम बना दो। तो ये सी डी ऐसे लिखा हुआ था, इसको दूसरी रो में लिखा हुआ था, इसको दूसरे कॉलम में लिख दो, तो सी डी। तो आप अपने आप देख लीजिए कि फिर पहली कॉलम का पहला रो अपने आप ही बन गया। पहले कॉलम में ए सी था, अब वो ऐसे ना लिखकर उसको ऐसे हो जाना चाहिए, तो ऐसे ही हो गया ए सी, समझ गए? तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ रो का कॉलम बनाइए, कॉलम का रो अपने आप बन जाएगा। जो डेफिनेशन है वो ये है ना कि सिंपली इट कैन बी सिंपली ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज विद कॉलम्स। तो रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करना है कि रो का कॉलम बनाओ, कॉलम का रो बनाओ, तो रो का कॉलम बना दो, बस कॉलम का रो अपने आप हो जाएगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज नोट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, चार प्रॉपर्टीज है, आसान सी है। पहला लिखिएगा कि अगर एक मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँ और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले दूँ तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। भाई सेम सी बात है। आप ये देखिएगा कि अब ये जो ए सी है, इस ए सी का दोबारा, मतलब ये जो ए डैश है, इस ए डैश का दोबारा से ट्रांसपोज ले लो, तो ये ए सी ऐसे लिखा हुआ है, इसको वापस ऐसे लिख दो ए सी। ये बी डी ऐसे लिखा हुआ है, इसको वापस ऐसे लिख दो, सेकंड कॉलम में लिख दो, तो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही तो आ जाएगी। तो अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेकर, मतलब ट्रांसपोज लेकर फिर दोबारा आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी है कि के ए का होल डैश, के क्या है यहाँ पर, कोई भी कांस्टेंट,
किसी कांस्टेंट को अगर मैंने किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो इस कांस्टेंट को बाहर निकालो और सिर्फ ए का ट्रांसपोज ले लो। कोई नंबर है, उस नंबर का ट्रांसपोज ऐसे थोड़ी लेंगे कि 9 लिखा है तो उसको पलट कर 6 लिख दिया। नंबर तो नंबर ही रहेगा, उसका कोई ट्रांसपोज नहीं होता। तो नंबर एज इट इज रहा, ए ट्रांसपोज, ये हो गया। ठीक है, थर्ड लिखिएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ, बस ये फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये आ जाएगा बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव का मतलब ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। तो अगर ए बी का होल डैश कर रहा हूँ ना मैं, मतलब मैंने पहले ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसकी कॉलम्स और रो इंटरचेंज कर दी, मतलब उसका ट्रांसपोज निकाला। तो ये भी कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है कि पहले बी का ट्रांसपोज ले लो, फिर ए का ट्रांसपोज ले लो, फिर मल्टीप्लाई करो। ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश ए डैश, ऑर्डर बदल जाता है, ऑर्डर बदल जाता है। बस ये ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, इतना करिए। होमवर्क आज के लिए कुछ नहीं है। आप लोगों को जो हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, इसी में अगर किसी का कुछ भी बैकलॉग वगैरह रह गया है तो वो कंप्लीट कर लीजिए। ग्रुप पर सारी वीडियो अवेलेबल है, मुश्किल से 4 या 5 आपकी क्लास हुई है, और किसी को कोई भी डाउट रह गया है तो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चेंज हो गया तो 1-2 महीने में ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ